फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई या फिर अगस्त माह में होना है, लेकिन कई सारे यूट्यूबर लगातार ये डाल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी तक आपको पता होगा कि ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, चाहे एग्ज़ाम होने के बारे में हो, चाहे एग्ज़ाम ना होने के बारे में हो। तो ये सभी आपको भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से करके रखिएगा, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, क्योंकि तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर एग्ज़ाम हो गया, 1 महीने पहले नोटिस आ गई, तो आप अपनी तैयारी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे और आप सीटेट फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रखना है। एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा वो अपनी एजेंसी जाने, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी करके रखनी है। तो आज की जो अपनी ये बेहतरीन क्लास है, ये रहने वाली ईवीएस की क्लास। इसमें हम लोग करने वाले हैं 20 से 25 क्वेश्चंस और लगातार आपको क्लास में बने रहना। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथी मित्र के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो आपको इसका आंसर करना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। दूसरा ऑप्शन है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। तीसरा ऑप्शन है, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। जबकि ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण किस प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर के बारे में पर्यावरण अध्ययन के संबंध में इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है, कौन सा कथन सत्य रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन है, कक्षा 2 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह विषय कक्षा 1 से और कक्षा 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। क्योंकि चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर, यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो आंसर आप लोगों को करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी साथी मित्रों ने ए कर लिया था उनका सबका ये क्वेश्चन सही होगा। आप लोग कॉपी और पेन लीजिए, वहाँ पर नंबर लिख लीजिए 20 से लेकर के 40 तक के, और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवी इसके पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल, भोजन। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। क्या परिवार और दोस्त में है, जल में है, कार्य और खेल में है या फिर भोजन में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका सही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवार और दोस्त। अगला क्वेश्चन है, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, ध्यानात्मक रिकॉर्ड यानी कि दृष्टांत अभिलेख या फिर अवलोकन पत्र। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूब्रिक्स। क्या हो जाएगा, रूब्रिक्स आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए किसी शिक्षक ने कहा है। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है, उसने क्यों ऐसा कहा है। पहला ऑप्शन है, पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, या फिर प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। जबकि चौथा ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहता है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है तो आपका बिल्कुल सही होगा, विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना।
यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। आपको बताना है यहाँ पर 4 विधि दी गई हैं, इनमें से प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी रहने वाली है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान की विधि, दूसरा ऑप्शन है चाक एवं टाक विधि, तीसरा ऑप्शन है जांच आधारित शिक्षण, जबकि चौथा ऑप्शन है जग एवं मग पद्धति। तो बताइए इन चारों में से सबसे बेस्ट विधि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांच आधारित शिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने किया था तो आपका सही रहने वाला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पर्यावरण अध्ययन का भाग है। पहला ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, फिर दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, चौथा ऑप्शन है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो आपको बताना है इन चारों में से वो ऑप्शन कौन सा जो पर्यावरण अध्ययन का भाग रहने वाला है यहाँ पर। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर या फिर अनौपचारिक सीखने पर। तो आपको बताना है ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान इन चारों में से किस पर केंद्रित होना चाहिए। फटाफट आप लोग आंसर करते रहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए। क्या हो जाएगा? सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस का सीखना आधारित है। फटाफट आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है आपका। ईवीएस का सीखना इन चारों में से किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है जटिल से सरल के सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, चौथा ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो आपको बताना है ईवीएस का सीखना इन चारों में से किस पर आधारित रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सरल से जटिल के सिद्धांत पर ईवीएस का सीखना आधारित रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। आप लोगों को यहाँ पर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन है यहाँ पर विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, दूसरा ऑप्शन है समाज में उपस्थित रूढ़िवादी अवधारणाओं यानी कि धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तीसरा ऑप्शन है रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, चौथा ऑप्शन है सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सही रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता क्या रहने वाली है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है, तीसरा ऑप्शन है यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, जबकि चौथा ऑप्शन है आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपका सही रहने वाला है। काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं, या छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार रहती है सीटेट के ईवीएस का जो पेपर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या लद्दाख होगा, असम होगा, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा। तो हमें पता है कि लद्दाख होगा नहीं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है नहीं, तो अब बचा है आपका असम और राजस्थान।
अगर हम असम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आपका असम भी कट गया, बच कौन सा गया, राजस्थान बच गया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? क्या ठीक उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में, या फिर दक्षिण पश्चिम में है? अगर आप मध्य प्रदेश में इस समय खड़े हैं तो इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर और पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डॉट डॉट शोध करने के लिए मिला? क्या डेंगू मच्छर से फैलता है इसके लिए मिला था, मलेरिया मच्छर से फैलता है इसलिए दिया गया था, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है इसके लिए दिया गया, या फिर प्लेग पिस्सुओं से फैलता है इसलिए दिया गया? तो आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा रोनाल्ड रॉस का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 में। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार आपको करना है। यहाँ पे 4 से 5 कथन दिए गए, इनमें से आपको सही सही निकालने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला कथन है वह है ए, लिखा है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि बी लिखा है इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। सी वाला लिखा है यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी वाला ऑप्शन लिखा है इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ई वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखा है इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। इनमें से आपको सही कथन छांटने इन 5 ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है ए बी डी आपका सही हो जाएगा, या फिर ए बी सी सही है, या फिर बी सी डी सही है, या फिर ए सी ई आपका सही है। तो आप लोग इसका आंसर कर लीजिए एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हार्ड इसको करके बनाया गया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है ए बी डी तो आपका बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ए बी डी कर लिया उनका सबका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया गया है। यानी कि जहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा हो वहाँ पर आपको ये मान लेना है कि वो क्या लिखा है, 110 मीटर लिखा हुआ है। तो आगे लिखा है इस मानचित्र में फतेह दरवाज़ा से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की दूरी कम से कम कितनी रहने वाली आपको ये बताना है। जो 1 सेंटीमीटर है उसके बराबर होता है 110 मीटर। ये यहाँ पर दर्शाया गया है इस क्वेश्चन में ही। ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर के बराबर क्या हो जाएगा, 10.7 सेंटीमीटर जो बराबर है वो किसके होने वाला है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, सिर्फ यहाँ पर गुणा कर देना है 10.7 गुणे 110। तो आपके सामने निकल कर आ जाएगा ये इस प्रकार से 1.177 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए 1.177 किलोमीटर है ऑप्शन नंबर बी में। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर किया था उनका सबका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में। तो हमें पता है कि खेजड़ी पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है, या फिर यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। तीसरा ऑप्शन है इससे भूख बढ़ती है। चौथा ऑप्शन है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो आपको पता है कि जब कोरोना आया था उस समय डॉक्टरों ने कहा था कि विटामिन सी युक्त भोजन ग्रहण कीजिए, इससे क्या होगा, इससे संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत हमारे शरीर को प्रदान होगी। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित हैं। पहला ऑप्शन है आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी। बी है यहाँ पर वर्षा जल का रिसाव कम होगा। सी है बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। डी है
भूमि जल का स्तर बढ़ जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से सही विकल्प कौन कौन से रहने वाले हैं। क्या ए और बी हो जाएगा, सी और डी होगा, या फिर ए बी सी डी चारों हो जाएंगे, या फिर बी और सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आपका बी और सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी और सी वाला। तो जितने लोगों ने यहाँ पर बी और सी कर लिया ऑप्शन नंबर डी, उनका सबका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। आपको बताना है कि मिर्ची जो है हमारे देश में कहाँ से आई थी। क्या चीन से आई है, दक्षिण अफ्रीका से आई है, दक्षिण अमेरिका से आई, या फिर अफगानिस्तान से आई। तो अगर हम मिर्ची की बात करें तो एक चैप्टर आपका दिया गया है कि कौन कहाँ से आया जी। तो उसमें ये बताया गया है कि मिर्ची जो है ये आई है हमारे यहाँ दक्षिण अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। क्या प्राथमिक सामाजिकरण का है, द्वितीयक सामाजिकरण का है, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण का है, या फिर तृतीयक सामाजिकरण का है। तो हमें पता है कि परिवार जो होता है सदैव प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत आता है, प्राथमिक के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके कई सारे क्वेश्चन सही निकले होंगे। अगर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको फ्री हिमांशी मैम के नोट्स दिए गए हैं, जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो लगातार आप लोग तैयारी करते रहिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।